नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, कभी सोचा है क्या होगा अगर आप एक ऐसे किले में फंस जाएं जो न सिर्फ डरावना हो बल्कि उसमें छुपा हो सदियों पुराना शाप। यह कहानी है एक रहस्यमय और अभिशप्त किले की, जहां वीर सर पाटिल की आत्मा आज भी अपनी चाबी के साथ भटक रही है। इस किले में हर दीवार, हर कोना एक राज छुपाए बैठा है, लेकिन यह राज जानने की कीमत क्या होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी हर सांस, हर कदम इस भूल भुलैया को और खतरनाक बना सकता है? यह कहानी आपको डर, रोमांच और अद्भुत रहस्यों की दुनिया में ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके दिल की धड़कनों को तेज करने वाली एक खौफनाक यात्रा है। आखिर इस किले के शाप से कोई बच सकता है या नहीं? चलिए जानते हैं इस रहस्य को। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है दोस्तों। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रवि गायकवाड़ है और मैं पुणे विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाता हूं। किताबों में दफन इतिहास को जीवंत करने का मेरा जुनून मुझे अक्सर अनजानी जगहों की ओर खींच लाता है। इस बार मेरी मंजिल रायगढ़ का ऐतिहासिक किला था। शिवाजी महाराज की राजधानी होने के बावजूद इस किले के कुछ हिस्से इतिहासकारों और पर्यटकों दोनों की नजर से छूट गए थे। हाल ही में मुझे एक शोध परियोजना के लिए फंड मिला था, जिसके तहत मुझे किले की उन कम झात सुरंगों की खोज करनी थी जिनका दस्तावेजीकरण अब तक नहीं हुआ था। मैंने इस यात्रा के लिए अपने पुराने दोस्त और सहायक रौनक देसाई को साथ आने के लिए मना लिया। रौनक एक बेहतरीन फोटोग्राफर था और मेरे शोध को उसकी तस्वीरों का बड़ा सहारा मिल सकता था। किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है रवि, ये हमारी संस्कृति और कहानियों का जीवंत हिस्सा है, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। जब मैंने उसे इस काम के लिए राजी किया, हम सुबह जल्दी पुणे से निकले। रायगढ़ की तरफ बढ़ते हुए रास्ता धीरे धीरे पहाड़ी और घुमावदार होता गया। किले की पहली झलक जैसे ही मिली, मेरी सांसें थम गईं। पहाड़ियों के बीच खड़ा रायगढ़ अपने विशाल आकार और ऐतिहासिक भव्यता के साथ किसी अनकही कहानी की तरह प्रतीत हो रहा था। वाह, यह जगह कितनी सुंदर है, रौनक ने अपनी कैमरा लेंस सेट करते हुए कहा। लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतिहास जितना आकर्षक होता है उतना ही भयावह भी। किले के प्रवेश द्वार पर हमारी मुलाकात दादा कदम से हुई। उनके बारे में हमें पहले से बताया गया था, एक अनुभवी गाइड जो रायगढ़ की हर दीवार और हर गली का इतिहास जानते थे। आप लोग इतिहासकार हो, यहाँ कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आम लोग नहीं देख पाते, उन्होंने अपनी मराठी लहजे वाली हिंदी में कहा। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में गहरा अनुभव झलकता था। किले के भीतर प्रवेश करते ही इतिहास जैसे सांस लेने लगा। शिवाजी महाराज के पद चिन्ह, दीवारों पर बनी नक्काशी और हर कोने से जुड़ी कहानियां, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। लेकिन मेरे भीतर कुछ और भी था, एक अनकहा डर। दोपहर में हमने किले के कई हिस्सों को देखा, जिनमें महाराज का महल, कचहरी और यहाँ तक कि पुराना दरबार हॉल भी शामिल था। लेकिन जब हमने खाना खाया और आराम के लिए बैठे तो दादा ने कुछ ऐसा बताया जिसने मेरी उत्सुकता के साथ साथ मेरे अंदर डर भी भर दिया। आपने अदृश्य दरवाजे के बारे में सुना है? दादा ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। अदृश्य दरवाजा? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, लोग कहते हैं कि यह दरवाजा भुलैया में जाता है। वीर सर पाटिल शिल्पी, जो शिवाजी महाराज के प्रमुख वास्तुकार थे, उन्होंने इसे बनाया था। कहते हैं कि इसमें जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। रौनक ने हंसते हुए पूछा, क्यों, भूत प्रेत हैं क्या?
दादा ने गंभीरता से कहा, यह भूत की बात नहीं है, यह श्राप की बात है। वीर सरपाटिल को इस भूल भुलैया का निर्माण करने के बाद जिंदा दफना दिया गया था ताकि कोई इसकी योजना को दोबारा न जान सके, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा आज भी यहां भटकती है और जो इस दरवाजे को ढूंढता है वह उनके गुस्से का शिकार बनता है। मैंने उनकी बात को मजाक में नहीं लिया। इतिहास में कई बार ऐसे हादसे दर्ज हैं, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अगले दिन मैंने और रौनक ने किले के संग्रहालय का दौरा किया। वहां के अभिलेखागार में हमें किले के पुराने नक्शे और दस्तावेज मिले। डस्टी अलमारी में पड़े इन दस्तावेजों को खोलने पर हमें किले की सुरंगों का एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर कुछ चिन्ह बने हुए थे जो किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। यह तो वही अदृश्य दरवाजा हो सकता है दादा ने कल जिसके बारे में बताया था। मैंने रौनक से कहा, तो चलो खजाने की खोज शुरू करें। रौनक ने उत्साहित होकर कहा। हमने उस नक्शे के हिसाब से किले के उस हिस्से का पता लगाया जो सामान्य पर्यटकों के लिए बंद था। दादा कदम ने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन मैं अपने जुनून में अंधा हो चुका था। उस क्षेत्र में पहुंचते ही हवा में एक अलग सी ठंडक थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं जो नक्शे से मेल खा रही थीं। जैसे ही मैंने दीवार पर हाथ रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दूसरी तरफ से मेरा हाथ पकड़ लिया हो। रौनक ने कैमरे से तस्वीर खींची, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ धुंध नजर आई। तभी हमें हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। यह क्या है रवि? रौनक ने धीरे से पूछा। कोई पुरानी हवा होगी, सुरंगों में ऐसा होता है, मैंने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन भीतर ही भीतर मैं डरा हुआ था। रात गिर चुकी थी, चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हमारे पास सिर्फ एक टॉर्च, कैमरा और वह पुराना नक्शा था। जैसे जैसे हम सुरंग के पास पहुंचे, हवा और भी ठंडी हो गई। दीवारों पर बनी आकृतियां टॉर्च की रोशनी में और भी डरावनी लगने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आंखें हम पर नजर रख रही हों। यह जगह अजीब है रवि, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, रौनक ने कहा। बस एक बार इस दरवाजे को ढूंढ लेते हैं, फिर वापस चलते हैं, मैंने उसे आश्वस्त किया। हमने नक्शे को ध्यान से देखा। दीवार पर बने निशानों को मिलाते हुए हमने अंततः उस जगह को ढूंढ निकाला जहां अदृश्य दरवाजा होने की संभावना थी। रौनक ने जैसे ही कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, उसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई। यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे अभी चार्ज किया था, उसने घबराकर कहा। मैंने दीवार पर टॉर्च फेंकी। दीवार एकदम ठोस लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने नक्शे में दिखाए गए निशान पर हाथ रखा, एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। रौनक, ये देखो, मैंने उत्साह में कहा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा रवि, रौनक ने पीछे हटते हुए कहा। लेकिन मैं उस कंपन का कारण जानने के लिए और करीब गया। जैसे ही मैंने दीवार पर दोबारा हाथ रखा, अचानक से हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक लंबी सांस ली हो। रौनक मेरे पास आया और फुसफुसाया, रवि, यह क्या था? पता नहीं, शायद हवा का प्रेशर। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। अचानक दीवार में एक हल्की दरार दिखाई दी। दीवार का बीच का हिस्सा धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगा। रवि, यह क्या हो रहा है? क्या यह दरवाजा है? रौनक ने घबराते हुए कहा। मुझे लगता है यह वही अदृश्य दरवाजा है, मैंने कहा। दरवाजा पूरी तरह से खुलने पर उसके अंदर अंधेरा और गहराई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सुरंग हमें किले के अंदर किसी अनजानी जगह पर ले जाने वाली है। हम दोनों ने अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां थीं, जिन पर लाल रंग के निशान थे। यह खून जैसा लग रहा है, रौनक ने कांपते हुए कहा। शायद पुरानी रंजक या रंगाई होगी, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे खुद के शब्द मुझे झूठे लग रहे थे। अचानक हमें अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। आवाज हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होने लगी। रवि, रुक जाओ, रौनक ने डरते हुए कहा। लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। सुरंग के अंदर जाते ही हमें एक बहुत बड़ा हॉल मिला। उस हॉल की छत पर बनी नक्काशी और दीवारों पर लिखे शिलालेख स्पष्ट रूप से पुराने समय के थे। शायद ये वीर सरपाटिल का काम है, यह अविश्वसनीय है, मैंने उत्साह में कहा।
लेकिन रौनक का ध्यान दीवार पर बने एक चित्र पर गया। उसमें एक आदमी जिंदा दफनाया जा रहा था। रवि, हमें यहां नहीं होना चाहिए, चलो बाहर चलते हैं, रौनक ने कहा। बस थोड़ी और देर, मैंने उसे रोका। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सुरंग की दीवारों पर बनी नक्काशी साफ होने लगी। पहली नजर में यह सामान्य शिल्पकला जैसी लगी, लेकिन ध्यान से देखने पर उनमें छिपे रहस्य खुलने लगे। यह देखो रवि, रौनक ने दीवार पर उकेरी गई एक आकृति की ओर इशारा किया। वहां एक आदमी का चित्र था जो पत्थरों के ढेर के नीचे दबा हुआ था। यह वीर सरपाटिल शिल्पी का चित्र हो सकता है, मैंने कहा। हाँ, यह उनकी ही कहानी है। उन्हें इसी किले में जिंदा दफना दिया गया था, दादा ने एक भारी आवाज में कहा। मैंने देखा कि दीवारों पर कुछ संदेश भी खुदे हुए थे। उनकी भाषा पुरानी मराठी में थी। मैं उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी रौनक ने मेरी तरफ इशारा किया। यह देखो, ये क्या है? एक और चित्र में वीर सरपाटिल शिल्पी को सुरंग का मानचित्र पकड़े हुए दिखाया गया था। उनके चारों ओर कई लोग थे, जिनके चेहरे डर और क्रोध से भरे हुए थे। शायद यह उस वक्त का चित्रण है जब उन्हें इस सुरंग को बनाने के लिए मजबूर किया गया था, मैंने सोचा। दीवारों पर बने ये चित्र सुरंग के रहस्यों को उजागर कर रहे थे, लेकिन साथ ही उनके भीतर एक अनकहा डर छिपा हुआ था। हमें यहां से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह नक्काशियां सुरंग के भीतर के खतरे का इशारा कर रही हैं, दादा ने हमें सावधान किया। सुरंग के भीतर की हवा धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। शुरुआत में हम तीनों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब हमारी सांसें तेज होने लगीं तो हम रुक गए। दादा, यह हवा इतनी भारी क्यों लग रही है? क्या यहां वाकई कोई प्राकृतिक वजह हो सकती है? मैंने पूछा। यह जगह ही अजीब है, यहां कुछ भी सामान्य नहीं है, दादा ने सख्ती से जवाब दिया। हमने अपनी टॉर्च को और तेज कर दिया, लेकिन सुरंग के अंधेरे ने उसे लगभग निगल लिया। तभी अचानक रौनक की टॉर्च बुझ गई। अरे, ये क्या हुआ? रौनक ने घबराकर कहा। बैटरी खत्म हो गई होगी, मेरी टॉर्च का इस्तेमाल करो, मैंने उसे अपनी अतिरिक्त टॉर्च देते हुए कहा। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। जैसे ही हमने चलना शुरू किया, हमें एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बहुत करीब खड़ा होकर बात कर रहा हो। यह आवाज यह हवा की वजह से हो सकती है, रौनक ने खुद को समझाने की कोशिश की। नहीं, ये कुछ और है, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, दादा ने गंभीरता से कहा। आवाजें अब तेज होने लगी थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सुरंग और गहरी होती गई। दीवारों पर बने चित्र अब और भी डरावने लगने लगे थे। अचानक हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। रुको, तुमने सुना? यह क्या था? मैंने रुककर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए, रौनक ने घबराकर कहा। सुरंग में बढ़ते अंधकार और बढ़ती फुसफुसाहट के बीच मैं जानता था कि अब पीछे हटना संभव नहीं था। जैसे जैसे हम सुरंग के भीतर और गहराई में गए, यह महसूस होने लगा कि यह जगह साधारण सुरंग नहीं, बल्कि एक भूल भुलैया थी। हर कुछ कदमों पर हमें अलग अलग दिशाओं में जाने वाले मार्ग दिखाई दे रहे थे। यहां तो चारों तरफ रास्ते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है? रौनक ने हैरानी से पूछा। हमें अपने कदमों के निशान छोड़ने होंगे, वरना हम यहां फंस सकते हैं, दादा ने सुझाव दिया। हमने दीवारों पर चाक के निशान लगाना शुरू किया। हर मोड़ पर मैं नक्शे को ध्यान से देखता और यह तय करता कि हमें किस दिशा में जाना है, लेकिन नक्शा भी इतना स्पष्ट नहीं था। रवि, यह नक्शा पूरा नहीं लगता, क्या यह हमें सही दिशा में ले जा रहा है? रौनक ने पूछा। यह पुराना है और शायद आधा ही बचा है, हमें यहाँ की संरचना को समझने की कोशिश करनी होगी, मैंने जवाब दिया। भूल भुलैया की दीवारें कहीं कहीं टूटी हुई थीं और उनकी नक्काशी भी अधूरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी ने जानबूझकर इस तरह बनाया हो ताकि कोई इसका रहस्य न जान सके। यह सुरंग किसी साधारण कारीगर का काम नहीं, वीर सरपाटिल शिल्पी वाकई अद्भुत थे, दादा ने कहा। लेकिन उन्होंने इसे इतना जटिल क्यों बनाया होगा? मैंने पूछा। शायद इस जगह को हमेशा के लिए छुपाने के लिए,
और जो इसे खोजने की कोशिश करे वह कभी वापस न जा सके। दादा का जवाब हमें अंदर तक झकझोर गया। हम एक मोड़ पर पहुंचे जहां से दो अलग अलग रास्ते निकल रहे थे। नक्शे के अनुसार दाएं रास्ते पर जाने का संकेत था, लेकिन उस मोड़ पर फर्श पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रुको, यह जगह सामान्य नहीं लग रही। दादा ने रुकने का संकेत दिया। क्या मतलब? रौनक ने पूछा। दादा ने फर्श पर ध्यान से देखा। वहां पत्थरों के बीच हल्की दरारें थीं और ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई जाल हो। यहां पैर रखते ही कुछ होगा। शायद यह हिस्सा गिर सकता है। हमें इसे पार करने का तरीका ढूंढना होगा, दादा ने कहा। हमने फर्श का निरीक्षण किया और इसे पार करने की योजना बनाई। दादा ने सबसे पहले जाने का फैसला किया। उन्होंने धीरे धीरे कदम रखा और सुरक्षित पार कर गए। अब तुम लोग आओ, ध्यान रखना, उन्होंने कहा। रौनक ने डरते हुए कदम रखा। वह लगभग आधा पार कर चुका था। तभी अचानक उसके पैर के नीचे का पत्थर नीचे धंस गया। एक तेज आवाज के साथ पूरा फर्श हिल गया। रुक जाओ, वापस मत आना, मैंने चिल्लाया। रौनक के अगले कदम रखते ही फर्श का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। रौनक ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उस गड्ढे में फंसने से बाल बाल बचा। रौनक, तुम ठीक हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। हाँ, लेकिन मैं इस तरफ फंस गया हूं। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, उसने जवाब दिया। इस बीच मैं और दादा दूसरी तरफ फंसे रह गए। हमारे बीच गहरा गड्ढा बन गया था और अब हमें अलग अलग रास्तों से जाना था। दादा, अब क्या करें? मैंने पूछा। हमें अलग अलग आगे बढ़ना होगा। रौनक, तुम सावधान रहना और जहां तक हो सके हमें अपनी आवाज से संपर्क में रखना, दादा ने कहा। रौनक ने हामी भरी और हम दोनों ने दूसरे रास्ते पर चलना शुरू किया। लेकिन अब मेरे मन में डर और बेचैनी बढ़ने लगी थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने सुरंग के दूसरे हिस्से में एक परछाई देखी। यह किसी इंसान जैसी दिख रही थी। दादा, वह देखो, मैंने इशारा किया। क्या? दादा ने टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा था, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी बढ़ते ही वह परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे हाथों से पसीना टपक रहा था और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। परछाई धीरे धीरे साफ होती गई। वह किसी इंसान के आकार की थी, लेकिन उसकी चाल में कुछ अलौकिक था। डरो मत, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैंने सवाल किया। मेरा नाम वीर सरपाटिल है। मैं इस भूल भुलैया का निर्माता हूं, लेकिन अब मैं यहां कैद हूं, उसने जवाब दिया। वीर सरपाटिल? मैंने यह नाम दीवारों पर बनी नक्काशी में देखा था। ये वही कारीगर था जिसने यह सुरंग बनाई थी। यह कैसे संभव है? तुम तो 300 साल पहले। मेरी बात अधूरी रह गई। हाँ, 300 साल पहले मुझे यहां जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। यह भूल भुलैया मेरी आखिरी रचना थी, लेकिन मेरे ही राजा ने मुझे यहां बंद कर दिया। मेरा सिर चकराने लगा। क्या यह कोई भूत है या मेरी आंखें और दिमाग धोखा खा रहे हैं? तुम्हारा यहां क्या काम है और तुमने इस जगह पर कदम क्यों रखा? वीर सरपाटिल ने तीखे स्वर में पूछा। मैंने उसे अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की। मैं एक इतिहासकार हूं। मैं यहां सिर्फ सच जानने आया हूं। मुझे तुम्हारे इस काम की गहराई को समझने की उत्सुकता थी। सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है और तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, उसने गूंजती आवाज में कहा। वीर सरपाटिल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। मैं शिवाजी महाराज का वफादार कारीगर था। यह भूल भुलैया उनकी रक्षा के लिए बनाई गई थी, ताकि दुश्मनों को अंदर आने के बाद कभी वापस लौटने का रास्ता न मिले। तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों दफनाया गया? मैंने पूछा। यह भूल भुलैया एक राज थी, एक ऐसा राज जिसे कोई और जान न सके। मैंने इसे इतना जटिल बनाया कि कोई भी दुश्मन इसमें फंस जाए। लेकिन महाराज के कुछ दरबारियों ने मुझे धोखा दिया। वे मेरे इस ज्ञान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। जब मैंने मना किया,
तो उन्होंने मुझे देशद्रोही साबित कर दिया। मुझे यहां जिंदा दफना दिया गया ताकि यह रहस्य हमेशा के लिए दफन रहे। मैं स्तब्ध रह गया। वीर सर पाटिल की कहानी सुनकर मेरी हड्डी तक सिहर गई। लेकिन यह सुरंग अब भी क्यों जिंदा लगती है? यह आवाजें, यह रहस्य? मैंने पूछा, क्योंकि मेरा श्राप अब भी यहां गूंज रहा है। जो भी इस सुरंग में प्रवेश करता है उसे मेरे श्राप का सामना करना पड़ता है। मैं उसे कभी यहां से वापस नहीं जाने देता, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन मैं यहां किसी गलत इरादे से नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतिहास जानना चाहता हूं। मैंने डरते हुए सफाई दी। इतिहास जानने की कीमत है और तुम्हें भी वह कीमत चुकानी होगी, वीर सर पाटिल ने ठहर कर कहा। दूसरी ओर रौनक और दादा अब सुरंग के एक और हिस्से में थे। यह जगह सच में अजीब है। क्या तुमने यहाँ की हवा महसूस की? ये भारी और डरावनी लग रही है, रौनक ने कहा। यह सुरंग कभी दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब यह खुद मौत का जाल बन चुकी है, दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे जब रौनक की नजर एक बड़े कक्ष पर पड़ी। दादा देखो, यह जगह कैसी अजीब है, रौनक ने उत्सुकता से कहा। कक्ष में चारों ओर दीवारों पर हथियार टंगे हुए थे, तलवारें, भाले और कुछ अजीब से औजार। लेकिन फर्श पर पड़ा दृश्य उन्हें कांपने पर मजबूर कर गया। ये हड्डियां? रौनक ने भयभीत होकर पूछा। हाँ, यह उन लोगों की हड्डियां हैं जो कभी इस सुरंग से बाहर नहीं जा सके, दादा ने जवाब दिया। उस जगह की दीवारों पर भी कुछ संदेश खुदे हुए थे। देखो, यहां कुछ लिखा है, रौनक ने उंगली से इशारा किया। जो इस रास्ते पर आएगा वह अपनी मौत का सामना करेगा। उनका दिल बैठ गया। रौनक, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, यह जगह खतरनाक है, दादा ने चेताया। लेकिन दादा, मुझे लगता है कि यह सुरंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हो सकता है यहां कोई और रहस्य छुपा हो, रौनक ने जवाब दिया। रौनक ने उस कक्ष की ओर जांच शुरू की, लेकिन दादा का डर बढ़ता जा रहा था। वीर सर पाटिल की बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगे। उसकी कहानी केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, यह इतिहास के अंधकारमय पहलुओं का प्रतिबिंब था। इस भूल भुलैया को केवल दुश्मनों के लिए नहीं बल्कि दोस्तों के लिए भी जाल की तरह बनाया गया था। मगर क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। क्योंकि राजा के आसपास हमेशा धोखेबाज रहते थे। इस भूल भुलैया का एक हिस्सा उनकी रक्षा के लिए था, लेकिन दूसरा हिस्सा उन्हीं दरबारियों को सबक सिखाने के लिए था जो विश्वासघात करते, वीर सर पाटिल ने बताया। यह सुनकर मेरा मन और विचलित हो गया। क्या इस सुरंग का कोई हिस्सा ऐसा भी है जो आज तक किसी ने नहीं खोजा? मैंने पूछा। हाँ, वीर सर पाटिल ने धीमे स्वर में कहा। इस भूल भुलैया में एक मध्य चक्र है, वह स्थान जहां सभी रहस्य छिपे हैं। वहां एक ऐसा दरवाजा है जो केवल एक बार खुलता है, लेकिन उसके खुलने की कुंजी मेरी मृत्यु से जुड़ी है। मेरे दिमाग में वह नक्शा घूमने लगा जो मैंने खोजा था। नक्शे के कोने पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। क्या वह चिन्ह उसी मध्य चक्र का संकेत है? मैंने पूछा। शायद, वीर सर पाटिल ने रहस्यमय ढंग से कहा। मैंने दीवारों पर उकेरी गई कहानियों को फिर से देखा। वहां शिवाजी महाराज की सेना, युद्ध और उस सुरंग के निर्माण की झलकियां थीं। तुमने जो बनाया वह अद्वितीय था, लेकिन अब यह जगह मौत का घर बन गई है। क्या तुम्हें इसका अफसोस नहीं होता? मैंने उससे पूछा। मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि यह मेरे लिए न्याय का साधन है, लेकिन यह न्याय तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है, वीर सर पाटिल ने चेतावनी दी। वीर सर पाटिल ने मेरी तरफ गंभीरता से देखा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी योग्यता को परखूं। जो इस भूल भुलैया से जीवित बाहर निकलना चाहता है, उसे मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। मैंने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। मैं तैयार हूं, उसने पहली परीक्षा की घोषणा की। तुम्हें इस भूल भुलैया के भीतर से सही रास्ता खोजकर मध्य चक्र तक पहुंचना होगा, लेकिन हर मोड़ पर एक सवाल होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। यह सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। और अगर जवाब सही हुआ तो तुम्हें अगले चरण तक पहुंचने का मौका मिलेगा, वीर सर पाटिल ने कहा।
मैंने दीवारों पर लगे चिन्हों और नक्काशियों का सहारा लिया। पहली पहेली थी, जो चीज अपने आकार से अदृश्य होती है फिर भी सबको रोक सकती है। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, यह हवा है। मैंने जवाब दिया। दीवार पर लगा दरवाजा अचानक खुल गया। यह एक नया रास्ता था। तुमने पहला चरण पार कर लिया, वीर सर पाटिल ने कहा। लेकिन जैसे ही मैं अगले चरण में पहुंचा, पूरा वातावरण बदल गया। दीवारों से पत्थर गिरने लगे और फर्श हिलने लगा। यह साफ था कि आगे की राह और मुश्किल होने वाली थी। वीर सर पाटिल की दूसरी पहेली मेरे सामने थी। दीवार पर एक रहस्यमय सवाल उभरा, वह कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा इस्तेमाल करो उतनी कम होती जाती है। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। मेरे पास समय नहीं था। दीवार के कोने से छोटे छोटे पत्थर खिसकने लगे, जैसे कोई जाल तैयार हो रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, राहत का कोई संकेत नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। यह वक्त है, मैंने धीरे से कहा। तभी दीवारों पर चमकदार लकीरें उभरीं और मेरे सामने का रास्ता खुल गया। वीर सर पाटिल की गूंजती आवाज सुनाई दी, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन यह स्पष्ट था कि हर चुनौती के साथ खतरा बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए मैंने अपने साथ लाई हुई किताबों को देखा। शायद इनमें कुछ सुराग छिपे हों, लेकिन यह भूल भुलैया किसी मानवीय तर्क से परे लग रही थी। जैसे ही मैं अगले गलियारे में पहुंचा, मुझे दूर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे दीवारें मेरे खिलाफ साजिश रच रही हों। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता है, वीर सर पाटिल ने कहा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यह भूल भुलैया तुम्हारी कब्र बन जाएगी। दूसरी ओर रौनक और दादा एक अंधेरी सुरंग में फंसे हुए थे। रौनक, धीरे चलो, ये जगह खतरनाक लग रही है, दादा ने चेतावनी दी। रौनक ने अपने कैमरे के फ्लैश से दीवारों का निरीक्षण किया। वहां खून के धब्बे और अजीब से निशान थे। दादा, ये निशान क्या है? क्या ये यहां पहले से थे? रौनक ने पूछा। दादा ने असमंजस में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। यह सुरंग सुरक्षित नहीं है। जैसे ही उन्होंने अगले कदम बढ़ाए, रौनक का पैर अचानक किसी फिसलन वाली सतह पर पड़ गया। वह चीखते हुए गिर पड़ा। आह! उसने दर्द से चिल्लाया। दादा ने उसे उठाने की कोशिश की। रौनक, क्या हुआ? मेरा पैर, शायद मोच आ गई है। रौनक का चेहरा दर्द से लाल हो गया। दादा ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। हम यहां से कैसे निकलेंगे? तुम चल भी नहीं सकते। इस बीच दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। कदमों की आहट सुनाई दी। दादा ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। यहां कोई और भी है, दादा ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? रौनक ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्द से जल्द रवि को ढूंढना होगा। उन्होंने रौनक की चोट पर कपड़ा बांधा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ डर और गहराता गया। मेरे सामने वीर सर पाटिल खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी टीस थी। तुम जानना चाहते हो कि मैं यहां क्यों हूं? उसने तीखे स्वर में कहा। मैंने सिर हिलाया। मैं यह समझना चाहता हूं कि तुम्हारा यह श्राप कैसे शुरू हुआ। यह श्राप मेरे राजा की देन है, उसने कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वह तो न्यायप्रिय राजा थे, मैंने पूछा। वीर सर पाटिल ने गहरी सांस ली। शिवाजी महाराज न्यायप्रिय थे, लेकिन सत्ता और गुप्त रणनीतियों का भी अपना मूल्य होता है। मैंने इस भूल भुलैया को दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया था, लेकिन जब दरबार के कुछ लोग इस भूल भुलैया के उपयोग से बगावत करने की योजना बनाने लगे, तो महाराज को लगा कि मैं भी उनका साथ दे रहा हूं। यह तो अन्याय था, मैंने कहा। हो सकता है, लेकिन उस समय यह राजा के लिए सही फैसला था। उन्होंने मुझे यहां कैद करने का आदेश दिया। मैं चीखता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मुझे यहां जिंदा दफना दिया गया। वीर सर पाटिल की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मेरी आत्मा अब भी इन दीवारों में कैद है। जो कोई भी इस भूल भुलैया में प्रवेश करता है, उसे मेरा दर्द सहना पड़ता है। मैंने उसकी ओर देखा। लेकिन क्या इसका कोई अंत है? क्या तुम्हें मुक्त किया जा सकता है? मुक्ति का मार्ग कठिन है,
उसने जवाब दिया। केवल वह जो दिल और दिमाग दोनों से पवित्र है मुझे इस श्राप से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन उस मार्ग में केवल मृत्यु है। वीर सर पाटिल की कहानी ने मुझे शॉक कर दिया, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यहां क्या हो रहा था। तुमसे कुछ और बताना चाहता हूं, वीर सर पाटिल ने कहा। उसकी आवाज गहरी और सर्द थी, जैसे वह खुद भी अपने शब्दों से डरता हो। जो कोई भी इस भूल भुलैया में कदम रखता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। तुम पर भी यही नियम लागू होंगे। क्या तुम कह रहे हो कि हम अब यहां फंसे हैं, हम कभी नहीं निकल सकते? मैंने अविश्वास में पूछा। वीर सर पाटिल ने सिर हिलाया। नहीं, तुम तभी बाहर निकल सकते हो जब सूर्योदय से पहले इस भूल भुलैया से बाहर आओ। अगर तुम नहीं निकल पाते तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह यहीं फंस जाएगी। और हां, यह नियम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस सुरंग में कैद किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए है। मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया। तो क्या हम हमेशा के लिए यहां फंसे रहेंगे? मैंने बेमन से पूछा। अगर तुमने सभी परीक्षणों को पार कर लिया और सही समय पर बाहर निकलने की कुंजी पाली तो तुम बच सकते हो, वीर सर पाटिल ने जवाब दिया। लेकिन ध्यान रखना, हर कदम पर तुम्हारा सामना और भी कठिन सवालों से होगा। मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। इसका मतलब यह था कि हम अब केवल इस भूल भुलैया को पार करने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की रक्षा के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। तो क्या तुम हमें इन सवालों का जवाब देने का मौका दोगे? मैंने फिर पूछा। मैं तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन हर जवाब तुम्हारे जीवन या मृत्यु का कारण बनेगा, वीर सर पाटिल ने कहा। उसकी आंखों में ठंडक और गहरा रहस्य था। अब तुम्हारा सामना मेरी अगली परीक्षा से होगा। मैंने वीर सर पाटिल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक घना अंधेरा था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, एक विशाल दीवार के भीतर एक और दरवाजा खुला। यह दरवाजा बिल्कुल अलग था क्योंकि उसके अंदर एक खौफनाक दृश्य था। यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है, वीर सर पाटिल ने कहा। तुम्हारे सामने एक दृश्य होगा जिसे तुम अपने जीवन का सबसे भयावह दृश्य मानोगे। अगर तुम उस दृश्य में खुद को खो दोगे तो तुम हमेशा के लिए इस भूल भुलैया के कैदी बन जाओगे। दरवाजे के खुलते ही मैंने देखा कि वहां एक विस्तृत हॉल है जिसमें मेरे परिवार के सदस्य खड़े हुए हैं। मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी छोटी बहन जो सालों पहले मर चुके थे, उनका चेहरा मेरे सामने था। वे सभी मुझे पुकार रहे थे, रवि, हमें बचाओ, हमें यहां से बाहर निकलने दो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरी माँ की आवाज थी। मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई। यह दृश्य सचमुच मेरे लिए सबसे डरावना था। मैं जानता था कि मेरी माँ की आवाज कभी नहीं आ सकती थी, लेकिन यह सब बहुत वास्तविक लग रहा था। यह तुम्हारी परीक्षा है, वीर सर पाटिल की आवाज सुनाई दी। क्या तुम इस भ्रम में फंसने से बच पाओगे? मेरे कदम अपने परिवार की ओर खींचने लगे। मैं उनसे दूर नहीं रह सकता था, लेकिन एक गहरी सोच के बाद मैंने खुद को रोका। यह सब एक भ्रम था और मुझे अपनी भावनाओं से जीतने की आवश्यकता थी। नहीं, मैंने धीरे से कहा, यह भ्रम है। तभी जैसे ही मैंने उस भ्रम को नकारा, सामने की दीवार ध्वस्त हो गई और एक नया रास्ता खुला। वीर सर पाटिल की गहरी हंसी सुनाई दी। तुमने पहली बार सही रास्ता चुना, लेकिन याद रखना, अगला कदम इससे भी बड़ा होगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे पता था कि अगला परीक्षण पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला था। रौनक और दादा की चोटों को लेकर मेरी चिंता बढ़ गई थी। वे कहीं न कहीं मेरी मदद के इंतजार में होंगे, लेकिन मैं खुद इस भूल भुलैया के रहस्यों से जूझ रहा था। हर परीक्षा के साथ मेरी चिंता और भय बढ़ता जा रहा था। मैंने जो पहली बार महसूस किया था वह अब मुझ पर हावी हो रहा था। वह भ्रम जो पहले मुझे एक अनहोनी सी दिखी थी, अब मेरा पीछा कर रहा था। वीर सर पाटिल की दूसरी परीक्षा में मैंने खुद को साबित किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं वह मेरी मानसिक स्थिति को और खराब कर रहा है। एक अजीब सी गूंज मेरे कानों में गूंजने लगी। तुमने हमें धोखा दिया रवि, तुमने हमें छोड़ दिया। यह आवाज मेरी मां की थी, लेकिन यह खतरनाक और कठोर थी, जैसे वह मुझसे बहुत नफरत करती हो। मैं खड़ा होकर कांप रहा था।
इसने मेरी चेतना में गहरी घुसपैठ कर ली थी। तुम क्या सोचते हो तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हो? उस आवाज ने कहा। तुमने हमें अपनी इच्छाओं के लिए छोड़ दिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। नहीं, मैंने मन में दोहराया, यह सब एक धोखा है, मैं इस भ्रम में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी मुझे शंका हो रही थी, क्या मैं सही था? क्या यह मुझे डराने के लिए था? क्या मैं अपना रास्ता खो रहा था? तुम इसे महसूस कर रहे हो, है ना? वीर सर पाटिल की आवाज आई। हर कदम पर तुम और कमजोर हो रहे हो। मैंने गुस्से में सिर झटका और खुद को संभाला। एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे सामने अब एक और दीवार थी जिस पर कुछ अजीब अंकित था। मुझे लग रहा था कि इन चित्रों को सही से पढ़ना ही मेरी मानसिक स्थिति को ठीक करेगा। तुम्हारी मानसिक स्थिति अब परखने का वक्त है, वीर सर पाटिल ने कहा। तुम में डर और भ्रम घुस चुके हैं। अब देखो, क्या तुम इनमें से किसी भी भ्रम से बाहर आ सकते हो? मेरे शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। मुझे लगा कि यह सब एक और चुनौती थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे इससे बाहर निकलने के लिए अपनी सोच को साफ रखना होगा। रौनक और दादा के बारे में सोचते हुए मैंने अगले रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। बहुत देर बाद मुझे उनके चीखने की आवाज सुनाई दी। रवि, यहां कुछ गलत है। रौनक की आवाज थी, घबराई हुई। मैं दौड़ते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने एक घना रक्त जैसा तरल पदार्थ बह रहा था। कमरे में दाखिल होते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बहुत भारी और घातक चीजें यहां घटी हैं। रौनक ने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखें डर से बड़ी हुई थीं। यह क्या है रवि? उसने पूछा। कमरे का दृश्य मेरे दिमाग में उतर गया। कमरे के बीचों बीच एक खाई थी जिसमें गहरे लाल रंग का तरल था। वह खून जैसा लग रहा था। उसमें बेतहाशा तैरती हुई कुछ छायाएं थीं जो शायद कभी जीवित थीं। मेरे कदम उस खाई के पास नहीं बढ़ पाए, लेकिन रौनक ने उस ओर बढ़ते हुए देखा जैसे उसका मन कुछ खोज रहा हो। रौनक, रुक जाओ, मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी मुझे दीवारों पर कुछ अंकित चित्र नजर आए। मैंने ध्यान से देखा। ये कुछ पुराने दस्तावेज थे जिनमें बहुत से अनजान नाम थे। उनके पास कोई तारीख या संदर्भ नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि यह अतीत के खोए हुए यात्री थे जो कभी यहाँ आए थे। रौनक, क्या तुम देख रहे हो? मैंने कहा। यहाँ कुछ नहीं है, केवल मरे हुए लोग हैं। रौनक ने घबराकर अपनी नजरें हटाईं, लेकिन फिर उसने कुछ और देखा। यह क्या? उसने चुपके से कहा। वह तरल में एक दृश्य देख रहा था, एक दृश्य जो किसी यात्री के डूबने का था। खून जैसा रंग पानी में छिपे हुए साए की तरह था। रौनक ने जल्दी से अपनी आंखें मूंद ली। उसने कहा, मुझे यह दृश्य छोड़ना होगा रवि। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने घबराते हुए कहा। अचानक मेरी नजर उस दीवार पर पड़ी जहां कुछ चित्र उभरे हुए थे। ये कुछ पुराने नक्शे और शब्द थे जो कभी राजमहल के गुप्त खजाने से जुड़े हुए थे। मैंने गहरी सांस ली और दीवार की ओर बढ़ा। यह खजाना कोई सोने या चांदी का नहीं था। वीर सर पाटिल की आवाज गूंजी। यह खजाना वह ज्ञान था जो इस किले को अपनी पूरी ताकत से बचाए रखने के लिए उपयोगी था। मैंने दीवारों पर और ध्यान से देखा। यहां बारीक अक्षरों में किले की हर एक दीवार, हर एक खंभे का खाका बना हुआ था। किले के हर कोने में एक गुप्त मार्ग था। हर छुपी हुई सुरंग के बारे में जानकारी थी। यह नक्शा किसी पुराने युद्ध की रणनीति की तरह था। यह खजाना सिर्फ जानकारियों का था, मैंने धीरे से कहा। यह किला किसी तरह से लगातार बचा रहता था और यह ज्ञान ही असली खजाना था जो इस किले को अजय बना सकता था। तुम सही हो रवि, वीर सर पाटिल की आवाज ने कहा। यह वही खजाना था जो तुम्हारे सामने था। जैसे ही मैंने दीवारों पर खजाने की सच्चाई को समझा, मेरा ध्यान रक्तिम रेखा की ओर आकर्षित हुआ। यह रेखा सिर्फ एक भौतिक रेखा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भी थी। रक्तिम रेखा भूल भुलैया में कहीं गहरे एक स्थान पर थी। उस स्थान तक पहुंचना आत्मा को इस भूल भुलैया से जोड़ने जैसा था। वीर सर पाटिल की आवाज फिर से गूंजने लगी। तुम अब उस रेखा तक पहुंच चुके हो रवि। अगर तुमने इसे पार किया तो तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे।
तुम्हारी आत्मा यहाँ की शापित दीवारों के भीतर खो जाएगी। मैंने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी। वीर सरपाटिल ने जो कहा था वह सच साबित हो रहा था। रेखा जिस जगह से गुजर रही थी वहां एक गहरी खाई थी। उस खाई के किनारे पर एक लाल रंग की रेखा उकेरी हुई थी जो मुझे किसी प्राचीन संकेत जैसी लगी। वह रेखा मानो हमें एक कगार पर खड़ा कर रही थी जहां से कोई वापसी का रास्ता नहीं था। रौनक और दादा पीछे खड़े थे, शायद मुझे समझाने के लिए कि मुझे इस रेखा को पार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। हर एक मोड़ पर मृत्यु और धोखा छुपा हुआ था और मैं इस भूल भुलैया को पार करने के लिए कोई तरीका निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम सच में इसे पार करना चाहते हो? रौनक ने घबराहट में पूछा। उसकी आंखों में डर साफ था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। हमें अब और कोई विकल्प नहीं दिखता रौनक, मैंने जवाब दिया। हम जितना ज्यादा डरेंगे उतना ही इस भूल भुलैया में फंसेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया मेरे पैरों के नीचे अचानक से कुछ महसूस हुआ। रक्तिम रेखा के पास कदम रखते ही मैंने एक अजीब सा दबाव महसूस किया, जैसे कुछ मेरे शरीर को खींच रहा हो। यह सिर्फ तुम नहीं, हम सबको ले जाएगा, वीर सरपाटिल की गहरी आवाज फिर से सुनाई दी। तुमने यह रेखा पार कर दी है, अब तुम इसके प्रभाव में हो। मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हर कदम पर मुझे यही एहसास हो रहा था कि मैं अब सिर्फ इस भूल भुलैया का हिस्सा नहीं बल्कि इसका शापित दास बन चुका हूं। वीर सरपाटिल ने मेरी मानसिक स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। उसके शब्दों का असर मुझ पर गहरा हो रहा था और मुझे लग रहा था कि कुछ हो न हो यह भूल भुलैया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तुमने रक्तिम रेखा पार की है और अब तुम्हारा अस्तित्व इस भूल भुलैया के साथ जुड़ गया है। वीर सरपाटिल की आवाज फिर से आई। लेकिन तुम्हारे पास एक अंतिम मौका है। अगर तुम उस रेखा के पार जाकर उस मरणासन्न रास्ते का चुनाव करते हो तो तुम जीवित वापस जा सकोगे, लेकिन अगर तुमने इसे नहीं पार किया तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंसे रहोगे। ये चेतावनी मुझे और भी घबराहट में डाल रही थी। मैंने नजरें घुमाकर रौनक और दादा को देखा, लेकिन उनका चेहरा भय और संदेह से भरा हुआ था। उनका डर अब मेरे अंदर समाने लगा था। क्या मैं वास्तव में सही रास्ते पर चल रहा था? क्या मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा था? लेकिन तब मुझे एक और बात का एहसास हुआ। यह सब डर और भ्रम का हिस्सा था। अगर मैंने वीर सरपाटिल के खौफ को स्वीकार किया तो मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे इस भूल भुलैया से उभरना था। मुझे अपनी मानसिक स्थिति को सही करना था। हमें यह रास्ता पार करना होगा रौनक। अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें वीर सरपाटिल के आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। रौनक ने थोड़ी देर के लिए मुझे देखा, फिर सिर झुका लिया। वह जानता था कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं था। यह रास्ता चाहे जितना भी खतरनाक हो, हमारा आखिरी मौका था। हमने उस रक्तिम रेखा को पार करने का निर्णय लिया। जैसे ही हम रेखा के पार पहुंचे, एक अजीब सी हलचल हुई। चारों ओर से उस रेखा का डरावना प्रभाव महसूस हो रहा था। मेरा शरीर कांपने लगा और फिर वही गहरी आवाज आई जो हमारे अंदर की सबसे डरावनी भावना को उजागर कर रही थी। यह तुम्हारा अंतिम दांव है रवि, वीर सरपाटिल ने कहा। तुम अगर इसे पार कर सको तो तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी आत्मा यहां सदा के लिए बंधी रहेगी। हमने रेखा पार की थी, लेकिन जैसे ही हमने उस रेखा को पार किया, कुछ अजीब घटित हुआ। रौनक, जो अभी तक पूरी तरह से सामान्य था, अब अचानक से विचित्र व्यवहार करने लगा था। वह अचानक चुप हो गया, जैसे उसकी आंखों में एक अनजानी सी शून्यता आ गई हो। उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आ रहा हो। रौनक, क्या तुम ठीक हो? मैंने घबराते हुए पूछा। उसके जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके हाथों में हल्की सी कंपन शुरू हो गई थी और वह बिना किसी इरादे के बेवजह इधर उधर देखता रहा। मुझे डर लगने लगा। रौनक, मैंने फिर से जोर से पुकारा, लेकिन वह न तो मुझे देख रहा था न ही सुन रहा था, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो।
तभी उसने एक अजीब सी हंसी मारी जो मेरी हड्डियों में सिहरन दौड़ा गई। यह सब तुमने खुद किया है रवि, वह बड़बड़ाया। तुमने हमारी आत्माओं को यहाँ फंसा लिया है और अब तुम खुद भी हम सबके साथ यहीं रहोगे। मैंने उसके चेहरे पर ध्यान दिया और देखा कि उसकी आंखों में अब कुछ और ही था। वह अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसके शरीर की हरकतें रवियमित हो रही थीं, जैसे वह किसी और के कब्जे में हो। डर के साए ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। क्या वह अब किसी आत्मा का शिकार बन चुका था? क्या वह शापित भूल भुलैया का हिस्सा बन चुका था? रौनक, तुम वापस आ जाओ, मैंने कांपते हुए कहा। लेकिन उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। वह धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा था, मानो वह अब हमारी दुनिया से बाहर किसी और दुनिया में खोता जा रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि इस भूल भुलैया ने हमें अब पूरी तरह से जकड़ लिया है। रौनक की स्थिति मुझे यह एहसास दिला रही थी कि हम जितना भी कोशिश कर रहे थे, हमारा अस्तित्व अब इस जगह से जुड़ चुका था। लेकिन क्या हम उसे वापस लाने में सफल हो पाएंगे? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वीर सरपाटिल की चेतावनी फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। अगर तुमने इसे समय से पहले हल नहीं किया तो सुबह होते ही तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगी। मैंने अपने चारों ओर देखा। एक अजीब सा घना अंधेरा छा गया था और समय का कोई पता नहीं था। घंटों से हम इस भूल भुलैया में चल रहे थे, लेकिन अब मुझे लगा कि कुछ और ही खतरनाक हमारे सामने आ खड़ा हुआ था। मुझे लगा जैसे दिन और रात का फर्क अब मिट चुका हो। क्या मैं समय से पहले रास्ता निकाल पाऊंगा? हमें जल्दबाजी करनी होगी, मैंने खुद से कहा, लेकिन यह शब्द खुद मुझ पर भी भारी लग रहे थे। रौनक की स्थिति और बुरी हो चुकी थी। अब वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए इधर उधर दौड़ रहा था और दादा भी शून्य से भरपूर नजर आ रहे थे। यह अजीब सा माहौल था और मुझे लग रहा था कि हम कहीं न कहीं अब इस भूल भुलैया का हिस्सा बन चुके थे। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही विचार था, हमेशा के लिए यहां रहना नहीं। लेकिन मैं जानता था कि अब हमारे पास कुछ ही घंटे थे। अगर हमें बचना है तो हमें उस कुंजी तक पहुंचना होगा। मैंने ठान लिया। मैं आगे बढ़ा और देखा कि कुछ दूरी पर एक प्राचीन दरवाजा था। उसी दरवाजे के सामने एक भव्य चबूतरा था जिसमें एक स्तंभ जैसा लग रहा था और उस पर एक चाबी रखी थी। मैंने रुककर रौनक और दादा को देखा। हमें वह चाबी लेनी होगी, मैंने कहा। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। रौनक अब बुरी तरह से बड़बड़ाता हुआ आ रहा था और उसकी आंखों में पागलपन था। मैं और दादा एक दूसरे को देखकर डर गए थे, लेकिन हमें अब किसी भी हालत में उस कुंजी तक पहुंचने का रास्ता खोजना था। समय तेजी से खत्म हो रहा था और हमें यह साबित करना था कि हम इस भूल भुलैया से निकल सकते हैं। हम उस केंद्रीय कक्ष के पास पहुंचे जहां वह रखी हुई थी। यह कक्ष बहुत ही रहस्यमय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो शाही इतिहास को दर्शाते थे। एक दीवार पर खास तरीके से उकेरा गया एक बड़ा चित्र था। उसमें एक धारा दिखाई गई थी जो नीचे से ऊपर की ओर जाती थी। यह चित्र वीर सरपाटिल का था, जो खुद को खोकर भूल भुलैया के संरक्षक के रूप में स्थापित हुआ था। यह वही जगह है, मैंने दादा से कहा। यहीं पर वह कुंजी होनी चाहिए जो हमें बाहर निकाल सके। हम तीनों धीरे धीरे कक्ष में घुसे और देखा कि एक बड़ा स्तंभ खड़ा था जिसके ऊपर एक चाबी रखी हुई थी। वह चाबी पुराने समय की लग रही थी और उसका आकार भी अन्य चाबियों से अलग था। चाबी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी शापित भूल भुलैया के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। लेकिन फिर मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या यह कुंजी हमें असल में बाहर निकालेगी या फिर हमें और भी गहरे संकट में फंसा देगी? यह वही कुंजी है, दादा ने धीरे से कहा, लेकिन इसका प्रयोग करते हुए हमें बहुत सतर्क रहना होगा। रौनक ने हमारे पास आकर चाबी की ओर झांका। उसके चेहरे पर एक हंसते हुए तेवर थे, जैसे वह किसी तरह की मुसीबत को निमंत्रण दे रहा हो। उसकी स्थिति अब और भी खतरनाक हो चुकी थी और मुझे डर था कि वह फिर से हमें धोखा दे सकता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा। चाबी लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारी मदद करेगी, न कि हमें और भी गहरे संकट में डाल दे। ये क्षण काफी कठिन था।
लेकिन हमारी निरंतर कोशिशों के बावजूद हम सब जानते थे कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से सावधान रहना होगा। हमने कुंजी के पास पहुंचने से पहले एक दूसरे को देखा और मन में यह सवाल गूंजने लगा, क्या यह चाबी वास्तव में हमें बाहर निकालने में मदद करेगी या हमें और भी गहरे संकट में फंसा देगी? अचानक मुझे वीर सर पाटिल की आवाज सुनाई दी, जो हमसे कुछ दूरी पर गूंज रही थी। उसका स्वर गूंजता हुआ और गंभीर था। तुम्हें इसे उठाने का अधिकार नहीं है। वीर सर पाटिल की घोर आवाज गूंज उठी। यह कुंजी तुम्हें बाहर नहीं बल्कि शापित भूल भुलैया के सबसे अंधेरे हिस्से में ले जाएगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं जानता था कि वीर सर पाटिल खुद एक मृत आत्मा है और उसने अपनी पूरी जिंदगी इस भूल भुलैया को संरक्षित करने में बिताई थी। लेकिन उसकी चेतावनी को अनदेखा करना अब कठिन था, क्योंकि हमें अब बस इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका दिख रहा था, यह चाबी। तुमने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे और इस भूल भुलैया के बीच के घने रेशे में समा गया है। वीर सर पाटिल की आवाज गहरी हो गई। तुमने इसे खुद के लिए चुना है और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन हम सब जानते थे कि यदि हम अब इसे छोड़ देंगे तो हम कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। हमें उसकी बातों से डरने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लेना था, क्योंकि यह हमारा आखिरी मौका था। मैंने धीरे से चाबी की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरे हाथ ने चाबी को छुआ, एक तीव्र और भयंकर शोर गूंज उठा, मानो कोई बवंडर फट पड़ा हो। वातावरण में घना अंधेरा और भी गहरा हो गया और हम सब ने महसूस किया कि कुछ बुरा घटित होने वाला था। चाबी ने हमें जो रास्ता दिखाया था वह अब किसी और ही दिशा में मुड़ चुका था। तुमने इसे उठाया। वीर सर पाटिल की आवाज में गुस्सा और अफसोस था। अब देखो क्या होता है। चाबी उठाते ही पूरी भूल भुलैया में अचानक से भारी खामोशी छा गई, जैसे हर कोई कुछ जानता था। फिर वह आवाज आई जो हमें इस भूल भुलैया के दिल में ले आई थी। वह भयंकर, डरावनी और दिल दहला देने वाली आवाज जिसने हमारे दिलों को कांपने के लिए मजबूर कर दिया। दादा भी डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुझसे कहा, अब तुम्हें जो करना है वही करो, लेकिन यह कुंजी हमें वापस जाने का रास्ता नहीं दे सकती। हमारे चारों ओर का अंधेरा गहरा होता गया। हमें लगा कि हम अब और भी ज्यादा घने जाल में फंस चुके थे। हमने कुंजी उठा ली थी, लेकिन यह हमें किस दिशा में ले जाएगी यह किसी को भी नहीं पता था। वीर सर पाटिल का चेतावनी भरा स्वर अब भी हमारे कानों में गूंज रहा था। अब मैं उस स्थिति में था जहां मुझे एक बड़ा निर्णय लेना था। क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए कुंजी का इस्तेमाल करूं या फिर वीर सर पाटिल की आत्मा को मुक्त कर दूं और इसके साथ ही इस भूल भुलैया के शाप से मुक्त हो जाऊं? समय की कमी और रौनक की हालत ने इस निर्णय को और भी जटिल बना दिया था। मैंने वीर सर पाटिल की आवाज को फिर से सुना, तुम कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। मेरे साथ इस भूल भुलैया में समा जाओ। रौनक, जिसे अब पूरी तरह से कुछ भूतिया शक्ति ने जकड़ लिया था, चुपचाप खड़ा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसकी आंखों में डर की कोई झलक नहीं थी। उसकी हालत देखकर मुझे महसूस हुआ कि वह हमारी मदद नहीं कर सकता था। दादा भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और थकावट के निशान थे। क्या तुम उसे मुक्त करने के लिए तैयार हो? मैंने दादा से पूछा। दादा मेरी परेशानी को समझते हुए सिर झुकाकर खड़े थे। तुम्हें पता है, अगर हम कुंजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी वापस नहीं लौट सकते, दादा ने धीरे से जवाब दिया। मैं इस भूल भुलैया के बारे में सब कुछ जान चुका हूं रवि। अब हमें यह तय करना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम अपनी आत्माओं को इस अंधेरे में छोड़ देंगे या फिर हम वीर सर पाटिल को शांत दे सकते हैं? मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं कुंजी का इस्तेमाल करता तो शायद हम सबको शांति मिल सकती थी, लेकिन यह हमारी आत्माओं के लिए एक अज्ञात खतरा भी हो सकता था। दूसरी ओर, यदि हम वीर सर पाटिल को मुक्त करते तो हमें शापित भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। अंततः मैंने एक गहरी सांस ली और चाबी को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। मैं उसे मुक्त करूंगा, मैंने कहा,
लेकिन हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोई उम्मीद होनी चाहिए। यह अंतिम निर्णय था और मैं जानता था कि इसके परिणाम जो भी हों, हमें उनका सामना करना होगा। दहशत और घबराहट के बीच हम सब ने दौड़ते हुए उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। हर कदम के साथ पूरे भूल भुलैया का ढांचा झूलने और टूटने लगा था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, दीवारों से चट्टानें और मलबा गिरने लगा था। यह किला खुद हमें निगलने के लिए बेताब हो रहा था। रौनक और दादा मेरे साथ थे, लेकिन अब उनकी स्थिति भी बेहद खराब थी। उनके चेहरे पर भय स्पष्ट झलक रहा था। हम सभी चिल्लाते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन यह भूल भुलैया हमें हर तरफ से घेर रही थी। अब यह महसूस हो रहा था कि इस जगह को छोड़ने के लिए हमें न केवल तेजी से भागना था, बल्कि हमें अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए अपना रास्ता खोजना था। हर जगह अंधेरा था और उस अंधेरे में रहस्यमय आवाजें गूंज रही थीं। जब हम एक तंग रास्ते से होकर गुजर रहे थे, अचानक दीवारों में दरारें आने लगीं। कुचला जा रहा है। दादा के मुंह से यह शब्द सुनते ही मैं रुक गया, लेकिन फिर कुछ और ही हुआ। हम उस रास्ते तक पहुंचे जो वीर सर पाटिल ने बताया था। हमने सोचा कि यह वही रास्ता था जिस पर चलकर हम बच सकते थे, लेकिन जैसे ही हम उस रास्ते की ओर बढ़े, एक और दरवाजा बंद हो गया। हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और हम सब महसूस करते हैं कि अगर हम जल्द नहीं निकले तो यह किला हमें हमेशा के लिए बंद कर देगा। हमारी जान अब उस दरवाजे से बाहर निकलने में ही थी जो हमसे पहले कभी नहीं खोला था। द्रुत गति से भागते हुए हम दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही हमने उसे खोला, वहां से एक अदृश्य शक्ति बाहर आई, जैसे वह हमें खींचकर भीतर ले जाने वाली हो। हम तीनों ने खुद को ढीला छोड़ दिया और फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन पूरी किले की दीवारें अब हमारे ऊपर गिरने लगीं। फिर एक भयंकर आवाज के साथ पूरा कक्ष अचानक गिरने लगा। हम सब ने जरा सी देर की और फिर से हम दरवाजे की ओर भागने लगे। मुझे यह पता था कि अगर हम अब नहीं दौड़े तो हम सब कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। दीवारें टूटते हुए हमारे पास पहुंच चुकी थीं, लेकिन हम भागते हुए बाहर निकलने में सफल हुए। हम तीनों बाहर जाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक हमें एक रुकावट का सामना करना पड़ा। जब हम उस रास्ते तक पहुंचे तो हमने देखा कि एक रहस्यमय दरवाजा हमारे सामने था। दरवाजा एक ऐसी चाबी से जुड़ा हुआ था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं चाबी को घुमाकर दरवाजे की ओर बढ़ा और वह दरवाजा अपनी पूरी गति से खुलने लगा। मैं घबराकर रौनक और दादा को चिल्लाया, यह वही रास्ता है। लेकिन एक विचित्र बात हुई। दरवाजा खुलने के साथ साथ यह पता चला कि उस दरवाजे से केवल एक ही व्यक्ति बाहर जा सकता था। यह हम तीनों के लिए अत्यंत मुश्किल स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जाएगा। दादा की आंखों में एक विचित्र भावना थी और उन्होंने कहा, तुम ही जाओ रवि, तुम ही इस भूल भुलैया के रहस्य को सुलझाने आए थे और तुम ही इसका अंत करोगे। रौनक की स्थिति भी बहुत खराब थी और वह हिम्मत हार चुका था। वह कह रहा था, नहीं रवि, तुम नहीं जा सकते, हम सब तीनों को साथ में ही बाहर निकलना होगा। लेकिन मेरी समझ में यह आ चुका था कि अब हम तीनों का एक ही रास्ता था और कोई और विकल्प नहीं था। दरवाजा जो खुल चुका था, उसमें से अब केवल एक ही व्यक्ति बाहर जा सकता था। जब मैंने चाबी को घुमाया और दरवाजा खोला, तब एक तेज हवा की धारा बाहर से आई और मुझे एहसास हुआ कि मैं वह व्यक्ति हूं जो बाहर निकलने के लिए भाग्यशाली है। मुझे पीछे मुड़कर रौनक और दादा को देखकर कहा, तुम दोनों की मदद के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब मुझे अकेले जाना होगा। मुझे घबराहट और हल्की राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे बचने के लिए अपना रास्ता चुनना होगा। दरवाजे के बाहर की हवा और बाहर की दुनिया मुझे एक नई आशा दे रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला और मैंने बाहर की दुनिया को देखा, मैंने महसूस किया कि वीर सर पाटिल की आत्मा हमसे अभी भी जुड़ी हुई थी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी और उसने कहा, तुमने मेरा बलिदान स्वीकार किया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई है। तुम अपने जीवन में जो भी करोगे वह मेरे इतिहास का हिस्सा रहेगा। मैंने चुपचाप उसकी आवाज को सुना
और मेरे दिल में एक गहरी पीड़ा महसूस हुई। वीर सर पाटिल, जो एक समय में किले का सबसे निष्ठावान शिल्पी था, अब हमें अपने किले के रहस्यों से मुक्त कर रहा था। वह एक दुखी आत्मा था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर जीवित रहते हुए दफन किया गया था, और अब वह हमें हमारी यात्रा के अंतिम मोड़ तक लाकर छोड़ने आया था। रौनक और दादा के चेहरे पर भी उदासी का भाव था। रौनक ने धीरे से कहा, हमने वीर सर पाटिल से जो सीखा वह हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने वीर सर पाटिल से अपनी आखिरी बार बात की और फिर मैंने देखा कि वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। अब मैं मुक्त हूं, उसने कहा। तुम सबको शांति मिले, लेकिन याद रखना, कुछ रहस्यों को कभी नहीं खोजना चाहिए। उसकी अंतिम शब्दों ने मुझे और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बलिदान ने हमें एक नई राह दिखाई, लेकिन अब हम समझ चुके थे कि इस किले के भीतर जो कुछ भी था वह कभी हमारे से परे था। मैं दरवाजे से बाहर निकला और फिर गहरी राहत की सांस ली। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, एक अलग ही एहसास हुआ। मैं उस भारी किले के अंधेरे और उबाऊ आंतरिक भाग से बाहर आ चुका था, जहां भय और रहस्यों का साया था। अब सामने की आकाश गंगा थी, जहां सूरज की किरणें लगी थीं। रात का डर और थकावट अचानक गायब हो गए थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि अब मैं इस जगह से बाहर आ चुका था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा और दादा और रौनक को ना पाया, मुझे लगता था कि शायद यह सब वीर सर पाटिल की चेतावनी का हिस्सा था। यह जगह, जो पहले से ही अभिशप्त थी, अब और भी डरावनी लगने लगी थी। जब मैं उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक मैंने एक आवाज सुनी। यह आवाज धीमी थी, लेकिन मैं जानता था कि यह वीर सर पाटिल की थी। वह एक बार फिर मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब किसी घने जंगल की गूंज की तरह महसूस हो रही थी। तुमने मेरे बलिदान को स्वीकार किया, लेकिन तुम हमेशा मेरी यादों के साथ रहोगे। उसकी आवाज ने मुझे आक्रांत किया। मुझे लगा जैसे वह मेरी आत्मा में प्रवेश कर रहा था, जैसे वह किसी अनजानी राह पर मुझे अपनी अंतिम यात्रा पर ले जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था, लेकिन मेरी आत्मा तक इसे महसूस कर रहा था। मैंने नजरें नीचे की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक वह आवाज फिर से गूंज उठी, कभी कभी कुछ रहस्यों को नहीं खोजना चाहिए रवि। उन रहस्यों को छोड़ दो जो खुद के लिए मुसीबत लाते हैं। यह शब्द मुझे कंप आ गए। क्या वीर सर पाटिल सचमुच चाहता था कि मैं इस किले के बारे में किसी को न बताऊं? क्या वह चाहता था कि मैं अपने अनुभव को दुनिया से छुपा लूं? और क्या मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था वह सिर्फ एक खेल था, या वास्तव में कुछ भयावह था? मेरे दिल में यह सवाल था कि क्या मैं इस किले का रहस्य और उसके बारे में जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे सबके सामने लाऊं, या मैं उसे हमेशा के लिए अपने दिल में दबाए रखूं। मुझे लगा जैसे वीर सर पाटिल मुझे एक आखिरी चेतावनी दे रहा था कि इस किले के रहस्यों को खोजना और साझा करना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं होगा। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सुनने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब उस पुराने किले की दीवारों से बाहर आ चुका था, लेकिन वीर सर पाटिल की आत्मा और उसका शाप मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैंने फैसला किया कि इस किले और उसके रहस्यों को किसी से नहीं साझा करूंगा। मैं जो कुछ भी जान चुका था वह सिर्फ मेरी आत्मा में रहेगा। जैसे ही मैं किले के मैदान से बाहर निकला, मैंने अपनी पीठ को हल्का सा झुका लिया और अंत में किले के गेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस रात की डरावनी सच्चाई मेरे साथ हमेशा रहेगी, लेकिन अब मैं जानता था कि उस किले के रहस्य को बाकी दुनिया से बचाकर रखना जरूरी था। मैंने उस दिन किले से बाहर निकलने के बाद खुद से वादा किया कि जो कुछ भी मैंने देखा था उसे मैं किसी और के सामने नहीं लाऊंगा। किले के भीतर जो कुछ भी था वह सिर्फ मेरा और वीर सर पाटिल का रहस्य था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।